जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 12th के लिए आपका वीवीआई केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें से आपका बिल्कुल एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 जवाब देना होगा। तो इस हमारे गेस क्वेश्चन में से 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन लर्नने का पूरा गारंटी है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और जितना भी मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसी को राइट डाउन करके अपने कॉपी में इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद आपका केमिस्ट्री का टेंशन खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में 3 क्वेश्चन बताया, फिर ये सेकेंड वीडियो में भी 3 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें, लोहे के निष्कर्षण की विधि को लिखें एवं उनका रासायनिक समीकरण भी दें। तो चलिए, हमने सबसे पहले लिखा है लोहा के 2 मुख्य अयस्क हेमाटाइट Fe2O3 हो गया सूत्र इसका। मैग्नेटाइट इसका सूत्र होता है Fe3O4। तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है Fe2O3 और इसका मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। मतलब इसमें एक बढ़ा देना है, देख रहे हैं Fe इसमें 2 था और Fe इसमें 3 था, इसमें O3 था, वो इसमें 4 गो है। सिंपल, आराम से याद कर सकते हैं। हेमाटाइट का Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखें। तो सिंपल इतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम 5 नंबर के काम कर रहे हैं, तो पूरा 5 नंबर में हम लोग कैसे करना है ये देखेंगे। अब देखिए, लोहा के निष्कर्षण के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, तो लोहा के निष्कर्षण हेडिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अयस्क को निस्तापित कर लिया जाता है, जिसके कारण अशुद्धि जो होते हैं अयस्क से जलवाष्प के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और इसमें उपस्थित कार्बोनेट अपघटित हो जाता है तथा सल्फाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, वो सब करने के बाद निष्पादित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी या धमनी भट्टी इसको बोला जाता है कि ऊपर से गिराया जाता है। कोक के जलने से क्या प्राप्त होता है, सीओ का क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वात्या भट्टी के निचले हिस्से का तापमान 1800 केल्विन तथा ऊपरी हिस्से का तापमान 500 केल्विन तक होता है, 500 केल्विन होता है। अब वात्या भट्टी जो आपका भट्टी है, तो भट्टी के ऊपरी हिस्से में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ अकारक पदार्थ का काम करता है, माने कार्य करती है, लेकिन निचले हिस्से में कार्बन कार्बन ही अकारक पदार्थ का काम करेगा। ठीक है, ऊपर में तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो अकारक का काम करेगा, और नीचे जो कार्बन ही है वही आपका नीचे अकारक के रूप में काम करेगा, कार्बन ही। ठीक है, अब चलिए वात्या भट्टी में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले ऊपरी हिस्सा में देखते हैं। तो ऊपरी हिस्सा में जो रिएक्शन हुआ है इसको पहले हम देखेंगे। तो देखिए ऊपरी हिस्सा में क्या है, 3FeO2 प्लस CO मिलाएंगे इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ये आपका हेमाटाइट को क्या करेंगे, के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बना देगा, Fe3O4 बना देगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। फिर हम क्या करेंगे, तो फिर देखिए उसके बाद में फिर जो है Fe3O4 को फिर का 4 गो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा, 3Fe बना लेगा, यानी कि लोहा बना लेगा, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उसमें से निकलेगा। ओके, आगे है फिर Fe3O को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनेगा, 2FeO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और निचली सिरे में जो होगा ये कार्बन, ये FeO जो है ये कार्बन के साथ जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, Fe बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि भट्टी के निचले हिस्से से आपका गलित लोहा भट्टी के पेंदी में तक पहुंच जाता है, और क्या होगा, चूना पत्थर 100 केल्विन तक, है ना, तापमान पर अपघटित हो जाता है और CaO प्रदान करता है, जो सिलिका से संयोग करके गलित कैल्शियम सिलिकेट के रूप में धातुमल बना देती है। और प्राप्त उत्पाद जो होता है कच्चा लोहा कहलाता है, और जिसमें 4% कार्बन और अन्य जो होगा अशुद्धियां रहती है। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन
कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो पहले हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखिए प्रथम कोटि का अभिक्रिया हेडिंग डालकर लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिक्रिया के सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, सिंपल, आसानी से इसको याद किया जा सकता है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिख करके मान लेते हैं कि अभिक्रिया जो है आर, ये प्रतिफल पी बनाता है क्या, तो इसका वेग जो होगा, वेग का दर होगा माइनस डी आर बटे डी टी। चूंकि वेग जो होता है, वेग कितना होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, के इंटू आर के पावर 1 होता है। अब देखिए हम वेग से वेग बराबर करेंगे तो कट जाएगा, वेग से वेग को हम अगर बराबर करते ही दोनों को, तो वेग से वेग कट जाएगा, तो कितना बचेगा, बचेगा आपका ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने पहले लिख दिया, फिर इसको बाद में इसको बराबर करके लिख देंगे। तो वही हमने कर दिया, दोनों को बराबर लिख दिया, सिंपल। और यहाँ पे आर के पावर 1 लिखे चाहे ना लिखे क्या। अब देखिए उसके बाद में हम क्या किए हैं, इधर वाला माइनस जो है उधर लेकर चले गए। ओके, उसके बाद हम क्या किए हैं, इधर वाला जो माइनस था उधर चला गया, और उधर वाला आर जो है इसके नीचे आ गया, और ये डी टी उधर चला गया। ओके, उसके बाद हम क्या किए हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर इधर भी हम समाकलन का सिंबल, इधर भी समाकलन का सिंबल लगाएंगे। वही हमने दोनों तरफ समाकलन कर दिया, और समाकलन करके तो देखिए यहाँ पे जो था ये कांस्टेंट था, ये बाहर रह गया है, और इधर आपका समाकलन का सिंबल, इधर कांस्टेंट को बाहर लिख दिए हैं। और उसमें हम थोड़ा सा इसमें हम क्या कर लेंगे, लिमिट को ले लेंगे। मान लीजिए कि पहले से कोई पदार्थ है ना, सांद्रित पदार्थ, तो उसका कितना मान लो कि 0 है, सांद्रता कितना है 0 है, और कुछ उसमें टाइमिंग लगाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो मान लीजिए क्या बन गया ए, उसका लिमिट ऐसे। मान लीजिए उसके पहले से कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसका समय क्या है 0 मान के चला जाएगा, और कुछ काम हुआ है ना, तो उसमें कुछ काम हुआ तो उसका समय क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिमिट ले लिया है, और कांस्टेंट माइनस के को बाहर निकाल लिया है। उसके बाद आप पढ़े हैं कि एक बट्टा एक्स से डी एक्स क्या होता है, तो लॉग एक्स होता है ना फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने देखा, लेकिन लिमिट होता है तो सी कांस्टेंट हो जाता है, तो एक बटा यहाँ पे आर है, तो ये क्या हो गया लॉग आर। ठीक है, और उसके बाद में ये जो लिमिट है, अपर लिमिट लोअर लिमिट छोड़ दिए हैं, ये माइनस के है तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं, इसका डी टी का टी हो जाएगा, और जो लिमिट है छोड़ दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट भरेंगे। पहले ए आर के स्थान पर भरा गया, फिर ये ए जीरो भरा गया। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसी तरह से टी के जगह पे एक बार टी भरा गया, एक बार जीरो भरा गया। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम क्या किए हैं कि ये गुना करेंगे तो माइनस के टी हो गया, जीरो ये तो खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद में हमने ये इसको हमने पहले लिख दिया प्लस में, इसको हम माइनस में लिख देंगे, इसको भी हम माइनस, मतलब सब में चिन्ह बदल दिए। ठीक है, तो सबका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस। ओके, इस तरह से। उसके बाद हम क्या किए हैं, लॉग एम माइनस लॉग एम, लॉग एम एक फार्मूला होता है देखिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, बराबर होता है लॉग एम बटा एन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यही काम किया है यहाँ पे। तो देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, तो बटा क्या हम लिख दिए हैं लॉग एम बटा एन, तो ये एम ऊपर चला गया है, एन नीचे आ गया है, और के टी हम पहले लिख दिए हैं। उसके बाद एक फार्मूला होता है ये कि लॉग एक्स का मान कितना होता है, ई के बेस प्रथम कोटि के लिए 2.303 लॉग आधार बेस कितना है 10x हो जाएगा, मतलब 10 है आधार, तो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी तरह से हम इसको केटी छोड़ दिए, और इसके स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, ये 2.303 लॉग इसका आधार बेस कितना ले लेंगे 10, और ये जो है x के रूप में ओ एक्स के रूप में रह गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे के का मान निकालेंगे तो टी नीचे चला जाएगा बट्टा में, तो देखिए बट्टा में चला गया, इतना लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इतना, या फिर इसको चाहेंगे तो आप इस रूप में लिख सकते हैं ए बटा ए माइनस एक्स करके। ठीक है, या इतना भी लिख सकते हैं, ये इसका प्रथम कोटि का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि का व्यंजक, या यही इसका व्यंजक प्राप्त हो गया।
इतना कर देंगे तो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो कोई खास भारी नहीं है, ये एक तरह से अगर आपको गणित की जानकारी होगा तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें याद भी नहीं करना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु, है ना, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रमाणित करें। तो चलिए सिंपल, अर्धायु काल को हम पहले लिख देंगे। तो अर्धायु काल का होता है तो वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा के आधा हो जाता है, उसे अर्धायु काल कहा जाता है। यदि हम x जो है क्या कोई प्रारंभिक पदार्थ a/2 लिख देंगे, है ना, t जो होगा t 1/2 होगा, ठीक है। अर्धायु काल के लिए t को हम क्या लिखेंगे, t 1/2। तो वेग स्थिरांक का ये हमने समीकरण जो प्राप्त किया था, इसी में हम इसको मान भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे a है ना और a-x है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, देखिए इस t के जगह पे कितना भरेंगे, t 1/2 भर देंगे और यहाँ पे x के स्थान पे a/2 भर देंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x की जगह पे a/2 भर दिया हूँ। आगे क्या ऐसे ही इसको छोड़ दिया हूँ और a/2, जब a में से a/2 घटेगा तो a/2 बचेगा और a/2 यहाँ a से काट दिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या पता है कि ये log 2 है। log 2 का मान कितना होता है, ये बेस तो आधार में 10 रहता है, तो रहने दीजिए। तो log 2 का मान इतना होता है 0.3010, ठीक है, ये होता है। तो ये वाला मान यहाँ पे भर देंगे। देखिए वही भर दिया हूँ और इसका जो है ऊपर वाला ये देख रहे हैं ना, इसे हम गुना करा देंगे। यानी हम इतना अगुने जब इतना करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा और नीचे t1/2 अपन रहेगा। तो उसके बाद देख रहे हैं कि और उसके बाद 0.693, मतलब पूरा नहीं लिखा जाता, दो तीन को छोड़ देंगे तो 693 लिख के छोड़ देंगे। तो वही के का मान आ गया 0.693 t1/2, या इसको हम t1/2 इधर लाएंगे तो नीचे इधर के हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो होगा आपका ये अर्धायु काल के लिए ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। तो अतः अर्धायु काल प्रारंभिक सांद्रता ए पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना है। और ये व्यंजक इतना आपको लिख देना है, सिंपल, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह से आपके लिए मैं पूरे आपका 20 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराऊंगा और आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल विश्वास करके इसको पढ़ के जाइए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है।